हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ए है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सेकंड अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड अंटार्कटिका महाद्वीप, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और पूरी तरह से जो है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये राइट हो जाएगा 4 ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ओके, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, फर्स्ट है ग्रहों का आकार जो है क्रमशः घटता जाता है। सेकंड है सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। थर्ड है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। एंड फोर्थ है ग्रहों तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह जैसे होते हैं, गैस और तरल पदार्थ जो बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से जो होते हैं बने होते हैं। ओके, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टान से बने होते हैं। ओके, इस राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ए है महाराष्ट्र का, बी है सेकंड है आंध्र प्रदेश का, थर्ड है मध्य प्रदेश का, फोर्थ है कर्नाटक का। तो तेलंगाना राज्य जो था वो पहले भारत के आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मंदानता पर बल देता था वे अक्सर कट्टर होते थे। ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है इसमें दोनों सही है, और जो है ए है एक और बी जो है वो ए का कारण भी है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, और कथन ये सही है। ओके, और कथन बी कहता है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये गलत है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो था ज़्यादा सरल हो गया, ये तो करेक्ट है। और जनजातीय समाज जो था कई असमान वर्ण में विभाजित नहीं था, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी थर्ड हो जाएगा कि ए करेक्ट है एंड बी गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ए है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकतर शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ओके, ए राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो ज़्यादातर अभिलेख जो हैं इनके शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोरवे संस्कृति कहाँ का केंद्र था? ओके, तो जोरवे संस्कृति जो है ए गुजरात का, बी है महाराष्ट्र का, सी है राजस्थान का, डी है मध्य प्रदेश का। तो जोरवे संस्कृति जो था फ्रेंड वो महाराष्ट्र का केंद्र था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान जो कहा जाता है, ए है भूमध्य रेखी क्षेत्र, बी है सवाना क्षेत्र, सी है भूमध्य सागरी क्षेत्र एंड डी है टुंड्रा क्षेत्र। तो विश्व का फलोद्यान जो कहा जाता है वो भूमध्य सागरी क्षेत्र को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पे स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोदई कनाल कहाँ पे स्थित है। तो ए है नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी है पलानी पहाड़ियाँ, सी है इलायची पहाड़ियाँ एंड डी है जवादी पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। कोदई कनाल जो है हिल स्टेशन वो पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है?
तो ए है CNG, बी है PNG, सी है LPG एंड डी है KG। तो प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन जो है वो है CNG। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो ए है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा का आयोजन करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की मानक देशांतर क्या है? तो भारत की मानक देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जिसे भारत का मानक देशांतर कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है, क्या क्या शामिल किया गया है? तो उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर जो गुजरती है अक्षांश रेखा वो है कर्क रेखा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, बी है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, सी है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध एंड डी है उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध। तो भारत जो है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ए है 776 किलोमीटर, बी है 867 किलोमीटर, सी है 876 किलोमीटर एंड डी है 916 किलोमीटर। तो भारत का दूरी जो है दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से जो है वो 876 किलोमीटर दूरी पर है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मनगण कहाँ पर गाया गया था? तो ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता, डी है साबरमती। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मनगण जो गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था, ए है महात्मा गांधी ने, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है विनोबा भावे, डी है राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ए है विजय लक्ष्मी पंडित को एंड बी है सरोजनी नायडू, सी है अरुणा असफ अली एंड डी है सुचिता कृपलानी। तो भारत कोकिला जो कहा जाता है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं, सरोजनी नायडू। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है, ए है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंटबेटन योजना एंड डी है क्रिप्स प्रस्ताव। तो भारत की संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो है के अनुसार गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ये बी हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम का। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ए है CV रमन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हरगोविंद खुराना है एंड डी है अमर्त्य सेन है। तो ये यूपी टेट का एक क्वेश्चन है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ओके, उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो है, ए है चित्रा, बी है गोदान, सी है डाकघर एंड डी है आनंद मठ। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ए है विक्रम संवत, बी है कली संवत, सी है शक संवत एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हम भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर जो है आधारित है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो है पिंगली वैकेया ने।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ए है एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू, सी है विजय लक्ष्मी पंडित, डी है पिंगला वेंकैया। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पिंगला वेंकैया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो किया था, ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ए है शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है, मणिलाल अब्दुल्ला को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? तो ए है ऑकलैंड ने, बी है लॉर्ड हार्डिंग ने, सी है डलहौजी ने एंड डी है विलियम मैटकॉफ ने। तो विलियम मैटकॉफ जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल ने जो थे, विलियम मैटकॉफ ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई। ओके, विलियम मैटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वो वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया गया है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भीमबेटका के पुरा स्थल जो हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ओके, और भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाणी काल का है। ओके, और जो इसके पूरा स्थल पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। हुंसगी के पूरा स्थल जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? ए है असमानता है, बी है खुला बाजार है, खुला व्यापार है, सी है समानता है एंड डी है उचित प्रबंध है। तो लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता जो है वो समानता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंडप क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मंडप क्या था? ये सेंट्रल लेवल में पूछा है, स्टेट लेवल में पूछा है। मंडप क्या था? ए है मंदिर का एक पवित्र स्थल होता है, ए है एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा हो सकें, सी है स्तूप के चारों ओर निर्मित एक जो है निर्मित एक पव है एंड डी है वह स्थल जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है। तो वह स्थल जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है ये तो गर्भगृह होता है। ओके, मंडप जो होता है फ्रेंड वो एक सभागार होता है। मंदिर में जो पूरे हॉल होते हैं ना वो एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, एक प्रतिशतात्मक समाज वह होता है जहाँ ए है महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौन मिलता है, बी है महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, सी है महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है एंड डी है महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो एक प्रतिशतात्मक समाज वह होता है जहाँ जो है महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में जो योगदान था वो था राजा राम मोहन राय का। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्थल संधि। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गोंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? तो ए है छत्तीसगढ़, केरल और उत्तर प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड डी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो गोंड जनजाति जो है वो आज के समय में जो बहुसंख्या में फैली हुई है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। स्टैग निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्टैग जो है फ्रेंड वो समुद्री तरंग होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टैग क्या होते हैं? समुद्री तरंग होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग जो नहीं है, मत्स्य तेल उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, चर्म उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, बट मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1913 से 1914 में हुआ था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, 1913 से 1914 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद की रचना जो हुई थी इसे लिखा नहीं गया था। ओके, और ऋग्वेद में जो है 1024 प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियलवार, अंडाल, टोंडर, टिपोरी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? तो ये दिव्य प्रबंधम में किया गया है। जो बताए इसको रिवीजन है फ्रेंड कि संत जो होते थे 2 होते थे, एक नैनार संत होते थे, एक अलवार संत होते थे। नैनार संत जो होते थे उनकी संख्या 63 होती थी, अलवार संत जो होते थे उनकी संख्या 12 होती थी। नैनार संत जो होते थे वो शिव भगवान को मानते थे और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे। और नैनार जो थे इनके इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है अपर समंदर सुंदरार और मणिक व सागर के गीतों के 2 संकलन है। ओके, तेवरम और तिरुवाचकम। तो नैनार संतों के गीत जो थे वो तेवरम और तिरुवाचकम थे और ये शिव भगवान के उपासक थे। और अलवार संत के जो गीत थे वो क्या थे? दिव्य प्रबंधम। इनके जो गीत थे वो है पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर, टिपोरी अलवार और नमलचार। इनके गीत जो थे वो दिव्य प्रबंधम में। ओके, और ये विष्णु भगवान के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। तो ये अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन एसर्शन रीजन में भी पूछता है और ऑप्शन में भी देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें, दिव्य प्रबंधम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो हुई थी 1781 में हुई थी। ओके, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1791 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा नियम की स्थापना जो हुई थी 1835 में हुई थी। और वुड डिस्पैच की स्थापना जो हुई थी वो 1854 में हुई थी। ओके, कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की स्थापना 1835 में हुई थी। और वुड डिस्पैच की स्थापना जो हुई थी 1854 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए का जो होगा सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 एंड डी का 3rd। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक या घटक कौन कौन से हैं? तो ए है इसमें जन्म है, मृत्यु है, विवाह है। बी है प्रवास, जन्म, मृत्यु। सी है विवाह, प्रवास, जन्म एंड डी है अप्रवास, जन्म और उत्प्रवास। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक और जो घटक हैं वो हैं प्रवास, जन्म और मृत्यु। ओके, राइट आंसर डी बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। तो ए अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर एंड सी है इसमें दक्षिणी महासागर एंड डी है प्रशांत महासागर, तो आर्कटिक महासागर। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरिंग जलडंबू मध्य जोड़ता है। बेरिंग जलडंबू मध्य किसको किससे जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ओके, ए है उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिका एंड बी है आर्कटिक और प्रशांत, सी है अटलांटिक और प्रशांत, डी है आर्कटिक और भारतीय। तो बेरिंग जलडंबू मध्य जो जोड़ता है फ्रेंड वो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि बेरिंग जलडंबू मध्य जोड़ता है तो यह आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया था? तो मेरठ में सिपाहियों ने ए है 10 मई 1857 को, बी है 3 मई 1857 को, एंड सी है 28 मई 1857 को, एंड डी है 16 मई 1857 को। तो मेरठ में सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था वो 10 मई 1857 को किया था। ओके, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डीपी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ए है अंटार्कटिका को कहा जाता है, मेडागास्कर को कहा जाता है, आइसलैंड को कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो डीपी महाद्वीप जो कहा जाता है फ्रेंड, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को डीपी महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे डीपी महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रचनामा यानी युद्ध पारसी भाषा का शब्द के नाम से अनुवाद किया गया है? तो ए है इसमें रामायण, बी है योग वशिष्ठ, सी है महाभारत, एंड डी है पंचतंत्र। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। जो पुस्तक है वो मुगल काल में जिसे रजमनामा यानी युद्ध है, रजमनामा का मतलब होता है युद्ध। ओके, और ये इसका जो ये भाषा जो होती है फारसी भाषा होती है, तो वो किस नाम से अनुवाद किया गया? तो महाभारत के नाम से इसका अनुवाद किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, बीदर क्या थे? बीदर जो होते थे फ्रेंड, वो होते थे तांबे तथा चांदी से जड़ाई का काम होता था। ओके, और सूरत में जो होता था सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र होते थे, और पांचाल जो होते थे लौह संबंधित कार्य लोहार करते थे। शालियार जो होते थे वो बुनाई होता था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्यों के साथ सुमेल करना है। तो ज्योतिराव फूले जो थे महाराष्ट्र में जो थे उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ओके, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत जो थी वो पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोली। ओके, ताराबाई शिंदे की पुस्तक कौन थी? तो स्त्री पुरुष तुलना थी। और पंडिता रमाबाई पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। ओके, तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध समिति जो है किस शहर में आयोजित की गई थी? वो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत का पहला अफगान राजवंश कौन सा था? तो ए है मुगल वंश, बी है लोधी वंश, सी है बहमनी राज समाज, एंड डी है नंद वंश। तो भारत का पहला अफगान राजवंश जो था फ्रेंड वो था लोधी वंश। लोधी वंश जो था भारत का पहला अफगान राजवंश था। ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। ओके, हर तरह के सेट का क्वेश्चन मिला के है फ्रेंड सारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो ए है बाबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, एंड डी है औरंगजेब। तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर मुगल राजा के क्या थे? समकालीन थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नालंदा विहार की स्थापना किसने की थी? तो ए है कुमारगुप्त ने की थी, देवगुप्त ने की थी, स्कंदगुप्त ने की थी, वेदगुप्त ने की थी। तो नालंदा विहार की स्थापना जो की थी फ्रेंड्स वो किया थे स्कंदगुप्त ने। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ब्राज़ील में जो ब्राज़ील जो है विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और जो है बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने के सिक्के के बड़े निक्षेप हैं, और विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें जो हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स की और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं फ्रेंड वो है सन, प्लांट्स, एनिमल, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते थे वो है मिनरल, सॉयल, कोल एंड नेचुरल गैस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। और किस कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखते हैं?
तो ए है इसमें पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम में को घूम रहा है। बी है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सी है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है। एंड डी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो किस कारण तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखते हैं, तो वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ओके, राइट आंसर यहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। राइट आंसर ए हो जाएगा। और हड़प्पा वासियों ने क्या बनाए? तो हड़प्पा वासियों ने बनवाए थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, तो ये गलत है। सी है लोहे से बनी लताकलियाँ, ये भी गलत है। एंड डी है सोने के बर्तन, तो ये करेक्ट है। तो हड़प्पा वासियों ने पत्थर की मुहरें बनवाए और सोने के बर्तन बनवाए। ओके, तो राइट आंसर ए और डी हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौज सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? तो निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किसने जो है विशाल जलाशयों हौज सुल्तानी के का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? तो ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, और बी है इसमें अलाउद्दीन खिलजी, सी है फिरोज शाह तुगलक, एंड डी है इल्तुतमिश। तो हौज सुल्तानी जो कहा जाता था फ्रेंड, वो कहा जाता था इल्तुतमिश को। ओके, और हौज खास जो कहा जाता था वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हौज सुल्तानी कहा जाता था वो इल्तुतमिश को कहा जाता था, और हौज खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित किया गया था? तो किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित किया गया था? तो ए है JVP समिति, बी है धर आयोग, सी है फजल अली आयोग, एंड डी है स्वामीनाथन समिति। तो किस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित किया गया था? तो वो किया गया था फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा बी सी। आगे देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आए? तो ए इसमें बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर, एंड डी है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में सर थॉमस रो जो है भारत आए? तो जहांगीर के शासनकाल में आए। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को ट्रांस ऑक्सियाना पर हमले की योजना बनानी थी? तो ट्रांस ऑक्सियाना पर हमले की योजना जो बनानी थी वो ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, एंड डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किस शासक को ट्रांस ऑक्सियाना पर हमले की योजना बनानी थी? वो बनानी थी मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत जो की थी, ए है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, एंड बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी है इसमें लॉर्ड वेलेस्ली, एंड डी है इसमें जॉन एडम्स। तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत जो की थी वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन की जो शुरुआत की थी वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत जो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी, एंड डी है कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि हिंदी तो राजभाषा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? तो कोई नहीं, राइट गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो डी है नन ऑफ द एबव इसमें होगा। ओके, आगे देखते हैं, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? वो थी मीरा कुमार। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार किससे बना है? तो हमारा सौर परिवार जो बना है सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से बना है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा।
पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाए, थर्ड हो जाएगा। और हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो किससे किससे बना है? तो सूर्य से बना है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एंड उल्का पिंड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सौरमंडल, अभी तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ए और आर जो बी जो है इसमें दोनों करेक्ट है और बी जो है वो करेक्ट रीजन है ए का। ओके, प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है? प्रतिदीप्ति वृत्त जो होता है, ए है फर्स्ट है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। सेकंड है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। थर्ड है विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात जो है बराबर होते हैं। एंड डी है एक विशेष मध्याय रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो प्रतिदीप्ति वृत्त जो होता है वो दिन को रात में विभाजित करता है। ओके, दिन को रात में विभाजित करता है, उसे हम वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? सबसे पतली परत जो होती है फ्रेंड पृथ्वी की वो क्रस्ट होती है। ओके, और क्रस्ट जो होती है वो सबसे पतली लेयर होती है। और लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें डी हो जाएगा, कोई नहीं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वो विंध्य श्रृंखला से, जो क्षेत्र पूछा है वो विंध्य श्रृंखला हो जाएगा। ओके, राइट आंसर भी हो जाएगा। और सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियाँ लिखी गई थी तो किस पे लिखी जाती थी? ए है ताड़पत्र, बी है पत्थर, सी है कागज एंड डी है लकड़ी। तो सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियाँ जो लिखी जाती थी फ्रेंड वो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। ओके, और पत्थरों पे जो लिखे जाते तो अभिलेख होते थे। तो सबसे पुरानी पांडुलिपि ताड़पत्र या बब्बुर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा इसमें। ऋग्वेद काल के कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ए है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। एंड सेकंड है अग्नि, इंद्र तथा सोम। एंड थर्ड है इंद्र, गरुड़ तथा रुद्र। एंड फोर्थ है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ओके, और कौन सी पुस्तक को उत्तर वैदिक कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक जो कहा जाता है वो सामवेद, युजुर्वेद एंड अर्थवेद को कहा जाता है। तो ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा इसमें। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है तो किसमें है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जो है की तरह है, किसकी तरह है? ए है जन, बी है सेकंड है राज, थर्ड है राजन एंड फोर्थ है दस्यु। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, जन की तरह है। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो थी वो तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित नहीं है? तो तिब्बत वर्मा परिवार से जो संबंधित नहीं है वो खासी भाषा थी। ओके, खासी भाषा जो थी वो तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो ए है उपनिषद, वेद, आर्यक, पुराण। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उपनिषद है। आगे देखेंगे फ्रेंड, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे? तो ए है जमीन के आधिपत्य के लिए, सेकंड उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, थर्ड है परिवार में जन्म के लिए एंड फोर्थ है कब्रगाहों के लिए। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, कब्रगाहों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था? वो था इनाम गांव। आगे देखेंगे फ्रेंड,
प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ओके। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जो जाना जाता था, फर्स्ट इसमें गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, एंड सेकंड है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, थर्ड है गंगा का उत्तरी क्षेत्र, एंड फोर्थ है इसमें यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो मगध के नाम जो कौन सा क्षेत्र जो था वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र होता था जो वो मगध के नाम से जाना जाता था। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ वो करना है, मैच करना है। चैलेंजर गर्त, चैलेंजर गर्त जो था फ्रेंड वो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में आते थे। ओके, ए का फर्स्ट 4 हो जाएगा। और डॉल्फिन उभार जो होता था वो होता था उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन उभार क्या था? वो था उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी का सेकंड। चैलेंजर उभार जो होता था वो होता था दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सी का सेकंड। एंड चागोस कटक जो होता था वो हिंद महासागर में होता था। ओके, डी का फर्स्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये कि चैलेंजर गर्त क्या कहाँ है। जो इसका मैच जो हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक से हो जाएगा। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार जो होता था वो होता था दक्षिणी अटलांटिक महासागर, एंड चागोस कटक जो होता था वो हिंद महासागर होता था। ओके, इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर राइज अवस्थित है, तो चैलेंजर राइज जो अवस्थित है, ए है इसमें प्रशांत महासागर, एंड बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, एंड डी आर्कटिक महासागर। तो चैलेंजर उभार जो होता था वो होता था अटलांटिक महासागर साउथ में। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होते हैं इनको मैच करते हैं, ये मैच करना है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ओके, और हड्डियों में उपस्थित अम्ल जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। सिक्का में उपस्थित अम्ल जो होते हैं वो एसिटिक अम्ल होते हैं। एंड दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है। और निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो ए है बीजी तिलक को, बी है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी है सुभाष चंद्र बोस को, एंड डी है महात्मा गांधी को। तो भारतीय शांति का जनक जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा भीम भक्षी के नाम से जानी जाती है? भीम भक्षी के नाम से जो जानी जाने वाली हवा है वो कौन सी हवा है? तो ए है मिस्टल, एंड बी है चिनूक, सी है लू, एंड डी एलिफेंटा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, चिनूक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था वो था इल्तुतमिश। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ए है चीन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका, एंड डी है श्रीलंका। तो ट्रेंसबर्ग पर्वत जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ए है सहारनपुर, बी है शाहजहांपुर, सी है जौनपुर, एंड डी है लखनऊ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, जौनपुर को। ओके, जौनपुर मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जो जनपद थे उनको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ए है अकबर द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अहमद शाह, एंड डी आलमगीर द्वितीय। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था? तो ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश, एंड डी है
ND है पंजाब। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। हड़प्पा निवासी जो थे वो किस चीज़ से संबंध रखते थे? तो वो आकाश युग से संबंध रखते थे। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और निम्नलिखित में से कौन जो है एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा जो है पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण है। ओके, और हुंसगी भी पूरा पाषाण है, और बुर्जहोम जो है बुर्जहोम भी पूरा पाषाण है। बट कुर्नूल की गुफाएं जो हैं कुर्नूल की गुफाएं जो हैं पूरा पाषाण है, लेकिन बुर्जहोम जो है वो पूरा पाषाण नहीं है। ओके, ये जो है ये नियोलिथिक में आता है। कि तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है पूछा है, तो वो बुर्जहोम है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुंसगी जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है, और कुर्नूल की गुफाएं जो हैं ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो ये पूरा पाषाण स्थल है, लेकिन बुर्जहोम जो है वो नियोलिथिक है। ओके, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो नियोलिथिक है, तो वो पूरा पाषाण स्थल नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। हुंसगी देखिए कर्नाटक में पड़ता है, कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागौर राजस्थान में, पाटने जो है वो महाराष्ट्र में है, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, हुल्लूर जो है कर्नाटक में है, बुर्जहोम गुफ कराल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, चिरांद जो है वो बिहार में है, दाओजली जो है असम में। इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कौन कहाँ पे है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। और पुरातत्वविदों को भारत नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो पुरातत्वविदों को जो है भारत में नवपाषाण युगीन जो गर्तवास मिले हैं वो बुर्जहोम में मिले हैं। ओके, राइट आंसर सी डी हो जाएगा। और चिरांद कहाँ है? चिरांद जो है वो बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है? महागढ़ा कहाँ है या मेहरगढ़ कहाँ है? वो बलूचिस्तान में है। और हुल्लूर कहाँ है? तो हुल्लूर जो है कर्नाटक में, हल्लूर जो है वो कर्नाटक में है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो ए है धौलावीरा और मेहरगढ़, बी है कोल्डीवा और राखीगढ़ी, सी है लोथल और कोल्डीवा, एंड डी है धौलावीरा और लोथल। तो गुजरात हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात में जो स्थित है वो है धौलावीरा और लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था? ए है 1455 ईस्वी, बी है 1685 ईस्वी, सी है 1859 ईस्वी, एंड डी है 1895 ईस्वी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, 1685 ईस्वी। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ए है टेंसले ने किया था, पीटर हेगेट ने किया था, E.G. रोज ने किया था, P. गिसबर्ड ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, टेंसले ने किया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कहा जाता है। ओके, और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है एक संसाधन बनाता है? तो उसकी उपयोगिता जो है वो क्या है? वो एक संसाधन बनाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो वो है 78% एंड 21%। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सुनहरा रेशा जो होता है वो पटसन को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, और ये जलोढ़ मिट्टी में उगता है। सुनहरा रेशा जो है वो जलोढ़ मिट्टी में उगता है, और उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है, और अग्रणी निर्माता इसके भारत और बांग्लादेश हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, सुनहरा रेशा जो है वो पटसन को कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके,
और जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? तो जूट जो उगता है, ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी एंड डी है पीली मिट्टी। तो जूट जो है फ्रेंड वो जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट किस क्षेत्रों में उगता है? तो जूट जो उगता है फ्रेंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।